Good morning to my all dear students of undergraduate and postgraduate classes and all faculty members who are watching this video and this channel. आज एक नई व्याख्यानमाला का आरंभ करने जा रहे हैं जो एंटोमोलॉजी पे फोकस रहेगी। चूँकि राजस्थान में एग्रीकल्चर कॉलेज में एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट चलता है और एमएससी जूलॉजी में स्पेशल पेपर के रूप में एंटोमोलॉजी पेपर चलता है और मेडिकल कॉलेज में मेडिकल एंटोमोलॉजी का पेपर चलता है। तो ये एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल तो है ही, उसके अलावा अप्लाइड ब्रांचेज जितनी भी हैं, सब्सिडी ब्रांचेज जितनी भी हैं, उनमें भी इस कोर्स का बहुत स्कोप है। आफ्टर एमएससी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज लेक्चर्स जैसे बनते हैं, स्कूल लेक्चर्स बनते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बनते हैं। इसके अलावा लॉकस डिपार्टमेंट में इन स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है, मेडिकल कॉलेज में डिमांड रहती है, फॉरेंसिक साइंस में डिमांड रहती है, फॉरेस्ट्री में डिमांड रहती है। इसके अलावा जो मलेरिया जो डिपार्टमेंट है, एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट है, आजकल जैसे टीडियों का आक्रमण हो रहा है, लॉकस डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो आज एंटोमोलॉजी का जो टॉपिक है, एंटोमोलॉजी की जो नया जो हिमालय पेपर है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी में किसका डिस्कशन किया जाता है और इसके अंदर मेन कौन से जैसे कंटेंट हो सकते हैं उस पर मैं जैसे फोकस करूँगा। एंटोमोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन हो सकती है कि the branch of science which deals with the study of insect morphology and physiology, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों की मॉर्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी, कीटों के क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उन सभी का जिसमें स्टडी की जाती है वो ब्रांच एंटोमोलॉजी कहलाती है। और बेसिकली इसमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वो चाहे एक्वेटिक इंसेक्ट हों, चाहे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हों, चाहे आर्बोरियल हो, चाहे अंडरग्राउंड हो, चाहे पैरासिटिक हो। अब क्वेश्चन है कि एक इंसेक्ट में क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए या किन एनिमल्स को इंसेक्ट बोलते हैं, इंसेक्ट को किस क्लास में रखा है, क्यों रखा है। तो सबसे पहले एक इंसेक्ट जो है, कीट जो है, एक इंसेक्ट में क्या क्या सैलिएंट फीचर्स होने चाहिए। तो इंसेक्ट में सबसे पहला जो फीचर है, सैलिएंट फीचर, वो है कि इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। Body is divided into head, thorax और abdomen। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीट हैं, उन सभी का शरीर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इसके अलावा सेकंड जो सैलिएंट फीचर है एक इंसेक्ट का, इसके अंदर 3 जोड़ी टांगे होनी चाहिए, 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो जितने भी इंसेक्ट है उसके अंदर 3 जोड़ी टांगे होती है। टांगों की संख्या में भी इवोल्यूशन है एक तरह का। कई एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें स्विमिंग जैसे सीलिया की वजह से होती है, फ्लेजला की वजह से होती है। अमीबा जैसा प्राणी है वो स्यूडोपोडिया की सहायता से चलता है। अपने ह्यूमन बीइंग है वो बाइपीडल लोकोमोशन है, 2 टांगों से लोकोमोशन करते हैं। गाय भैंसे है, टेट्रापोड है, इनमें 4 भुजाओं का यूज़ किया जाता है। इंसेक्ट में 6 टांगे होती है, ऑक्टोपस के अंदर 8 टांगे होती है, कंसले जो होते हैं सेंटीपीड उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में टांगे होती है। तो टांगों के अंदर इवोल्यूशन है। तो लोकोमोशन है वो अलग अलग पैटर्न का है इसमें, और अलग अलग पैटर्न के हिसाब से लेग्स के अंदर भी एक तरह का इवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। तो जितने भी इंसेक्ट होंगे इनके अंदर 3 जोड़ी टांगे होगी। इसके अलावा तीसरी जो फीचर है इसके अंदर वो है इसके अंदर 2 जोड़ी पंख पाए जाएंगे, 2 पेयर ऑफ विंग्स। हालांकि कई इंसेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर पंख होते भी नहीं हैं, जैसे सिल्वर फिश है, मलेरिया लेपिस में,
तो लेपिसमा है वो एटेरिकोट के अंदर आता है, उसके अंदर पंख नहीं होते हैं। कई इंसेक्ट ऐसे हैं जिसमें लाइफ में पंख एक बार डेवलप होते हैं, बाद में वो झड़ जाते हैं। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट में जो बल्ब जो जलता है स्ट्रीट लाइट का, उसके चारों ओर कितने इंसेक्ट हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके घंटे 2 घंटे बाद में फ्लाइट होने के बाद में उनके पंख जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और ये इंसेक्ट वापस ज़मीन में चले जाते हैं। तो लाइफ में इनमें 2 जोड़ी पंख जरूर होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर प्रेजेंट हों, लाइफ में कभी न कभी पंख जो होंगे वो डेवलप होंगे। वो सैड हो सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन विंगलेस इंसेक्ट है उनके अंदर पंख है वो नहीं होंगे। तो बेसिकली ये 3 फीचर हैं जो एक इंसेक्ट में होने चाहिए। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। 3 जोड़ी इसमें टांगे होंगी, 2 जोड़ी इसके अंदर पंख होंगे, और पंख जो होते हैं वो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में होते हैं, प्रोथोरैक्स में नहीं होता है। अब इसका हाइपोथेटिकल फिगर जैसे बनाएं, यदि फिगर यदि बनाएं तो सपोज ये हेड के नीचे थोरैक्स, थोरैक्स के नीचे ये एब्डोमेन, दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स, दिस इज एब्डोमेन। हेड के अंदर एक जोड़ी कंपाउंड आई होती है, एक जोड़ी इसमें एंटीना होती है, 3 इसके अंदर सिंपल आई होती है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और थोरैक्स के तीनों सेगमेंट में एक एक जोड़ी टांगे हैं। 3 टांगे लेफ्ट साइड में, 3 टांगे राइट साइड में, और इसका जो सेकंड और थर्ड जो सेगमेंट है यानी मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, इनमें एक एक जोड़ी पंख जो होते हैं वो भी इसके साथ लगे रहते हैं। तो एक जोड़ी पंख मीजोथोरैक्स में है, एक जोड़ी पंख मेटाथोरैक्स में है, और लास्ट का जो एब्डोमेन वाला जो पार्ट है इसमें अंतिम जो टर्मिनल सेगमेंट होंगे ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के इसका जो बेसिक जो पैटर्न है एक इंसेक्ट का वो इस तरह का होगा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड में कंपाउंड आई है, एंटीना है, सिंपल आई है, माउथ पार्ट्स है। थोरैक्स के अंदर 3 जोड़ी टांगे हैं, 2 जोड़ी पंख हैं, और एब्डोमेन के जो अंतिम पार्ट है इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाए जाते हैं। ये जेनिटेलिया फीमेल के अंदर एग को डिपॉजिट करने का काम करेगी, जिनको ओविपोस्टर के नाम से जाना जाता है, और मेल में जो जेनिटेलिया होते हैं वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में काम में आते हैं, उनको एडिगस के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक इंसेक्ट का। अब इसमें हर पार्ट में, अब दिखने को तो ये बहुत सिंपल है, मैंने जैसे डिस्क्राइब किया है इसका, लेकिन इसमें इंडिविजुअल टॉपिक हैं, सबके इंडिविजुअल टॉपिक हैं, सब पे 1-1 घंटे का व्याख्यान बनेगा। अब इसमें जो टॉपिक अपन कवर करेंगे वो कौन कौन से हो गए? हेड पे पूरा एक चैप्टर है, थोरैक्स पे एक पूरा टॉपिक है, एब्डोमेन पे एक पूरा टॉपिक है, कंपाउंड आई पे एक पूरा क्वेश्चन है, एंटीना पे एक पूरा क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग इंसेक्ट है उसमें कम से कम 17-18 तरह के एंटीना अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो माउथ पार्ट्स हैं, इंसेक्ट में माउथ पार्ट्स भी 6 तरह के होते हैं। कुछ इंसेक्ट में बाइटिंग और चिविंग टाइप के होते हैं, कुछ में पर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, कुछ में लपेटने वाले जो है लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। तो अलग अलग इंसेक्ट में मुखांगों की जो शेप और साइज़ है, पैटर्न है, वो भी अलग अलग तरह का होता है। इसमें भी इवोल्यूशन है एक तरह का। इसके अलावा थोरैक्स में पंखों पे एक पूरा क्वेश्चंस हैं, पूरा एक टॉपिक है। विंग की स्ट्रक्चर कैसी है, विंग में सिरें कैसी होती है, विंग का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, विंग के मॉडिफिकेशंस कैसे हैं, दोनों जो पंख हैं आपस में कपल्ड किस तरह होते हैं, विंग कपलिंग डिवाइसेस। इसके अलावा इन विंग से इंसेक्ट में फ़्लाइट कैसे होती है, फ़्लाइट मैकेनिज्म पे एक पूरा डिटेल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो टांगे हैं, इसमें टांगों पे एक पूरा टॉपिक है। इसमें टांगों की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी है, टांगों में अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस हैं।
आपने कई इंसेक्ट देखे होंगे जो मिट्टी के अंदर गड्ढे खोदते हैं, उनकी जो टांगे हैं वो गड्ढे खोदने के लिए अपने अंगुलियों की तरह डिगिंग लेग्स में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं, पानी में तैरते हैं, उनकी टांगे नाव चलाने वाले जो चप्पू होते हैं उसके रूप में वो मॉडिफाई हो जाती है। अपने बालों में जो जूं होती है, जूं की टांगे हैं वो लटकने के लिए आंकुड़िए जैसे क्लिंगिंग टाइप की लेग्स में कन्वर्ट हो जाती है। मधुमक्खी की जो टांगे हैं वो फ्लावर का नेक्टार कलेक्ट करने के लिए उसमें टोकरी पाई जाती है, बास्केट, तो वो नेक्टार कलेक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कम से कम 8-9 तरह के लेग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्याख्यान है वो बनेगा अपना। और एब्डोमेन है, इसमें भी एक पूरा डिटेल टॉपिक बनेगा। और एब्डोमेन में विशेषकर जो टर्मिनल जो पार्ट है, टर्मिनल पार्ट के जो सेगमेंट्स हैं वो बाह्य जननांगों में एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो मादा में जो जननांग हैं वो तो एग लेइंग के लिए और एग के डिपोजिशन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, और नर के जो जननांग हैं वो शुक्राणु के ट्रांसफ़र के लिए, स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। तो मोटा मोटी ये नट सेल में इसका एक ब्रीफ आर्किटेक्चर है। आज हेड के ऊपर अपन फोकस करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ हेड। अब हेड पर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं उससे पहले इन सेगमेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है, वहाँ से मैं इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगा। उसके बाद में इस हेड का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हेड के डेवलपमेंट में कितने सेगमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, हर सेगमेंट के क्या क्या नाम हैं, हर सेगमेंट में कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं। इसके अलावा हेड जो है वो एक बाह्य कंकाल से ढका हुआ है, एक्सोस्केलेटन से है, जिसको स्क्लेराइट के नाम से जाना जाता है। तो बाह्य कंकाल के रूप में कौन कौन से इसमें स्क्लेराइट है। इसके अलावा इसमें अंतः कंकाल भी होता है, एंडोस्केलेटन भी। तो एंडोस्केलेटन इसका कैसे बनता है उस पर मैं डिस्कस करूँगा, और हेड की पोजीशन कैसी होती है उस पर डिस्कस करूँगा। और नट सेल में एक पूरा हेड का एक 3D अरेंजमेंट, क्योंकि आजकल जैसे मोबाइल में स्माइली जैसे आप देखते होंगे अलग अलग डिज़ाइन की स्माइली होती है, तो आजकल जो हेड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक स्माइली के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इन मेन पहलुओं पे डिस्कस करते हुए आज का मैं व्याख्यान जो है वो कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले डेवलपमेंट का पार्ट है वो मैं इसमें लूँगा मेनली। अब इंसेक्ट का जब डेवलपमेंट होगा तो इसका जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो के अंदर टोटल 20 सेगमेंट्स होते हैं, टोटल 20 सेगमेंट्स। अब इन 20 सेगमेंट्स में पहले जो 3 सेगमेंट हैं 1 से 3, इन सेगमेंट से बनता है प्रोसिफेलॉन। इसके बाद में 4 से 6, 4, 5, 6 इन सेगमेंट से बनता है ग्नेथोसिफेलॉन। इसके बाद में 7 से 9, 7, 8, 9 इन सेगमेंट से बनता है थोरैक्स। और लास्ट के जो 11 सेगमेंट हैं, यानी 10 से लेके 20 तक, इन सेगमेंट से बनता है एब्डोमेन। अब यहाँ पर प्रोसिफेलॉन और ग्नेथोसिफेलॉन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा हेड। थोरैक्स में 3 सेगमेंट बनेंगे, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स।
और एब्डोमेन जो है ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये टेलीस्कोपिक टाइप का होता है। अब इस हेड के अंदर कौन कौन सी रचनाएं मिलेगी? इस हेड के अंदर एक तो इसके अंदर मिलेंगे माउथ पार्ट्स, एक जोड़ी मिलेगी इसके अंदर कंपाउंड आई, कंपाउंड आई के अलावा इसमें मिलती है सिंपल आई, इनको ऑसिलाई भी बोलते हैं। और सिंपल आई की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। सिंपल आई जो होती है वो अयुग्मित होती है, अनपेयर्ड होती है, जबकि कंपाउंड आई जो होती है वो युग्मित होती है, पेयर्ड होती है। इसके अलावा एक जोड़ी इसके अंदर एंटीना मिलेगी। तो हेड में जो मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर माउथ पार्ट्स हो गए, कंपाउंड आई होगी, सिंपल आई होगी, एंटीना होगी। अब थोरेक्स वाला जो पार्ट है, प्रोथोरेक्स के अंदर एक जोड़ी टांगे हैं, वन पेयर लेग। मीजोथोरेक्स में एक जोड़ी टांगे हैं और एक जोड़ी पंख हैं। मेटाथोरेक्स में भी एक जोड़ी टांगे हैं और एक जोड़ी पंख हैं। इसके अलावा एब्डोमेन वाला जो पार्ट है अब चूंकि एब्डोमेन वाला जो पार्ट है इसके अंदर मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो नर प्रजनन तंत्र जो होता है उसका तो काम है कि भाई शुक्राणु को बनाना और शुक्राणु को रिलीज करना फीमेल बॉडी में। लेकिन इंसेक्ट में क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, एग लेइंग जो होती है वो बॉडी के अंदर जैसे होती है। और एक ओवेरी के अंदर 8 ओवेरियल होते हैं, एक ओवेरियल से एक अंडा बनता है। तो फीमेल के अंदर जो oogenesis का जो प्रोसेस होता है उसके कारण क्या होगा, फीमेल का जो एब्डोमेन वाला जो पोर्ट है वो काफ़ी वेल डेवलप होता है। वो एज एक तरह से कंटेनिंग चैम्बर का काम करता है, एक तरह से गैस्टर का काम करता है। और विशेषकर आप टर्माइट की यदि रानी मक्खी को आप देखो, रानी जो क्वीन स्पीसीज है, इसका क्वीन मेंबर है, उसका एब्डोमेन तो हेड और थोरस की तुलना में कम से कम 7-8 गुना बड़ा होता है। टर्माइट का स्पेसिमेन हमारे म्यूजियम में पड़ा, आप देखना उसके अंदर मेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सोल्जर की स्ट्रक्चर कैसी है और ट्विन की साइज है वो सबसे बड़ी होती है। यही एस्पेक्ट मधुमक्खी के छाते में आप देख सकते हो। मधुमक्खी के छाते में भी रानी होती है, उसके अंदर राजा होते हैं, सैनिक होते हैं। तो रानी मक्खी जो होती है उनकी साइज इनॉर्मसली बड़ी होती है। और इस एब्डोमेन में क्या होगा, जो टर्मिनल जो सेगमेंट्स हैं यानी लास्ट वाले, वो लास्ट वाले सेगमेंट बाह्य जननांगों में परिवर्तित हो जाते हैं। दे कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और ये बाह्य जननांग नर के अंदर एडिगस के नाम से जाने जाते हैं और इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। इनका मेन काम होता है स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना। और फीमेल जेनाइटेलिया जो होते हैं इनका काम होता है एग लेइंग करना, एग को डिपॉजिट करना। आपने कभी इंसेक्ट के अंडों का डिपोजिशन यदि देखा हो किसी पत्ती के ऊपर, आकड़ी की पत्ती पे, कोई पीपल की पत्ती पे तो साथ देखना छोटे छोटे अंडे, बहुत छोटे, राई के दाने जितने। और ये अंडे किस डिज़ाइन के अंदर उसके ऊपर डिपॉजिट किए जाते हैं। इसमें भी पूरा एक रिसर्च का ये पार्ट है, एग डिपोजिशन पे, एग लेइंग पे। तो ये एक इसका एक बेसिक पैटर्न है इन सेगमेंट्स के डेवलपमेंट का। तो एम्ब्रियो के अंदर टोटल 20 सेगमेंट होंगे। इनमें पहले 3 प्रोसिफेलोन बनाएंगे, 4, 5, 6 सेगमेंट ग्नेथोसिफेलोन बनाएंगे, 7 से 9 तक के सेगमेंट थोरैक्स बनाएंगे और लास्ट के जो 11 सेगमेंट हैं ये एब्डोमेन की फॉर्मेशंस करेंगे। प्रोसिफेलोन और ग्नेथोसिफेलोन के मिलने से हेड की फॉर्मेशन होगी। और हेड के अंदर माउथ पार्ट्स मिलते हैं, एक जोड़ी कंपाउंड आई मिलती है, सिंपल आई मिलती है, एंटीना मिलती है। प्रोथोरैक्स में एक जोड़ी टांगे हैं, मीजोथोरैक्स में एक जोड़ी टांगे, एक जोड़ी पंख, मेटाथोरैक्स में भी एक जोड़ी टांगे और एक जोड़ी पंख। और एब्डोमेन के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको गोनिवोफाइसिस
के नाम से जाना जाता है। अब ये गोनेडोफाइसिस मेल के अंदर तो ये इंट्रोमिटेंट ऑर्गन क्या काम करेंगे, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है जस्ट लाइक पेनिस के जैसी स्ट्रक्चर। और फीमेल के जो जेनाइटेलिया है ये अंडों को डिपॉजिट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको ओविपोस्टर के नाम से जाना जाता है। अब इस पैटर्न के बाद में जो मैं चीज़ें जो कवर करूँगा हेड के लिए, उसमें एक तो इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें डेवलपमेंट में अपने को पता लग गया कि भी 6 सेगमेंट से इनका डेवलपमेंट होता है, तो इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इस पर मैं चर्चा करूँगा। इसके अलावा हेड के ऊपर कैप्सूल पाया जाता है और उस कैप्सूल है वो एक तरह का बाह्य कंकाल है, एक तरह का एक्सोस्केलेटन है। तो इस एक्सोस्केलेटन में कौन कौन सी प्लेटें हैं उन प्लेटों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ एक्सोस्केलेटन। तो हेड का जो बाह्य कंकाल है वो कैसा है, इसके अंदर कौन कौन सी प्लेट हैं, कैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे इनका फ्यूजन है। इसके अलावा हेड पोजीशन, क्योंकि अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं उसमें थोरैक्स के सापेक्ष हेड की पोजीशन अलग अलग तरह की मिलेगी। प्रोथोरैक्स प्रोग्नेथस होती है, हाइपोग्नेथस होती है, ऑफिस्थोग्नेथस होती है। इसके अलावा इसका जो इंटरनल जो स्केलेटन है जिसको एंडोस्केलेटन मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ, तो हेड के अंतः कंकाल पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। और लास्ट में इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, क्योंकि हेड में आप देख रहे हो हेड के अंदर माउथ पार्ट्स भी हैं, हेड में कंपाउंड आई भी है, हेड में सिंपल आई भी है, हेड के अंदर एंटीना भी है। इन सभी रचना, ये सारी रचनाएं एक हेड कैप्सूल में किस तरह अरेंज है। कोई रचना एकदम टॉप पे है, कोई एकदम टॉप है वेंट्रल सरफेस में है, कोई साइड में है, एंटीना प्रोजेक्शन के रूप में बाहर निकली रहती है। तो जिस तरह मोबाइल में स्माइली जैसे आप देखते हो आजकल अलग अलग स्माइली होती है, उदास व्यक्ति की अलग स्माइली है, खुशी का इजहार करना है तो अलग तरह की स्माइली है, गुस्सा है तो अलग तरह की स्माइली है। तो ये जो जोग्राफिकल इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा उस पर भी मैं चर्चा करूँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। तो लास्ट जो इसका पार्ट रहेगा इस टॉपिक का, दैट इज़ स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो मोटा मोटी हेड पे ये मेन कंटेंट मैं आपसे शेयर करूँगा। हेड का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी 6 सेगमेंट हैं, 6 सेगमेंट के क्या क्या नाम हैं, उनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, और इसका बाह्य कंकाल। इसके अलावा हेड की पोजीशन कौन कौन सी मिलेगी, इसका अंतः कंकाल, और लास्ट में इसका स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन या ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हेड का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके डेवलपमेंटल पैटर्न के दौरान मैंने आपको बताया कि हेड की जो फॉर्मेशन है, हेड की जो उत्पत्ति है वो 6 सेगमेंट के मिलने से होती है। इसमें 3 सेगमेंट प्री ऑरल कैटेगरी के होंगे, 3 सेगमेंट पोस्ट ऑरल कैटेगरी के होंगे, और इन हर सेगमेंट के अलग अलग नाम हैं। हर सेगमेंट में अलग अलग तरह की जो स्ट्रक्चर है, पंडेजेज हैं, वो पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सेगमेंट है ये कहलाता है प्री एंटीनल सेगमेंट, यानी एंटीना से पहले वाला। इसके बाद सेकंड जो सेगमेंट है ये कहलाता है एंटीनल सेगमेंट। तीसरा जो सेगमेंट है
ये कहलाता है इंटरकैलरी सेगमेंट। चौथा जो सेगमेंट है ये कहलाता है मैंडिबुलर सेगमेंट। पांचवा जो सेगमेंट है ये कहलाता है मैक्सिलरी सेगमेंट। और छठा जो सेगमेंट है ये कहलाता है लेबियल सेगमेंट। तो हेड के ओरिजिन में 6 सेगमेंट एम्ब्रियोनिक सेगमेंट वो पार्टिसिपेट करते हैं और ये इनके सीक्वेंस में नाम है। फर्स्ट सेगमेंट प्री एंटिनल, सेकंड सेगमेंट एंटिनल, थर्ड सेगमेंट इंटरकैलरी, फोर्थ सेगमेंट मैंडिबुलर, फिफ्थ इज मैक्सिलरी और लास्ट का जो सेगमेंट है दैट इज़ लेबियल सेगमेंट। अब इन सेगमेंट में रचनाएं जो मिलेगी, कौन कौन सी रचनाएं इनके अंदर पाई जाती है। तो प्री एंटिनल सेगमेंट जो होता है इसके अंदर कंपाउंड डाई पाई जाती है। इट इज़ ऑक्यूपाइड बाई कंपाउंड डाई। एंटिनल सेगमेंट जो होता है इसके अंदर एंटीना पाई जाती है। इंटरकैलरी जो सेगमेंट होता है इसके अंदर लेब्रम पाया जाता है। मैंडिबुलर सेगमेंट में मैंडिबल्स पाए जाते हैं। मैक्सिलरी सेगमेंट में मैक्सिला या मैक्सिली पाई जाती है और लेबियल सेगमेंट के अंदर लेबियम पाई जाती है। अब इन 6 सेगमेंट में पहले जो 3 हैं इनको तो होते हैं प्री ऑरल सेगमेंट। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्री ऑरल सेगमेंट। और लास्ट के जो 3 हैं ये कहलाते हैं पोस्ट ऑरल सेगमेंट। प्री ऑरल सेगमेंट जो होते हैं ये काइटिनाइज्ड होते हैं या स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं। जबकि पोस्ट ऑरल सेगमेंट जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं या मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं। अब इन दोनों के बीच में प्री ऑरल पोस्ट ऑरल इन दोनों के बीच में डेफिनेटली माउथ का जो अपर्चर है, आहरनाल का जो अपर्चर है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन है कि नेचर ने 6 नंबर को सिलेक्ट क्यों किया इंसेक्ट में। इंसेक्ट में टांगें 6 होती है, इंसेक्ट की गिजार्ड में 6 स्पाइन होते हैं, इंसेक्ट में 6 रेक्टल पैड होते हैं, इंसेक्ट के हेड के डेवलपमेंट में 6 सेगमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बाह्य कंकाल में जो प्लेटें होंगी वो भी इसके अंदर 6 होती है। इसके अंदर जो गैंग्लियन है कपाल यदि आप हटाओगे, इसका ब्रेन बॉक्स हटाओगे तो इसके अंदर 6 गैंग्लियन मिलेंगे। इसके अंदर 6 सिलोमिक स्पेस पाई जाती है। तो नेचर ने 6 की संख्या है इंसेक्ट में एक तरह से नेचुरली सिलेक्ट की है। अब इन सेगमेंट्स के द्वारा हेड का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बनता है। अब इस सभी इंटरनल सेगमेंट्स के ऊपर फिर बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। तो बाह्य कंकाल जो होता है वो प्लेटों के रूप में पाया जाता है और उनको स्क्लेराइड के नाम से जाना जाता है। तो ये तो इसका हेड का था फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो सेकंड जो पार्ट है दैट इज एक्सोस्केलेटन।
या बाह्य कंकाल, कि पूरा जो हेड होता है वो कैप्सूल के रूप में प्रेजेंट होता है, और इस कैप्सूल में भी 6 तरह की प्लेट पाई जाती है जो स्क्लेरोटाइज्ड होती है, काइटिनाइज्ड होती है, केराटिनाइज्ड नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना। केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर है ये अपने स्तनधारियों में पाई जाती है। केराटिन है वो एक तरह का प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर काइटिन है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। अब इसके अंदर प्लेटों की संख्या तो 6 होगी, लेकिन क्वांटिटी तो 6 होगी, लेकिन क्वालिटी 6 नहीं है। टाइप इसकी 4 है, लेकिन संख्या इनकी 6 है। तो बाह्य कंकाल में जो प्लेटें हैं वो कौन कौन सी होगी इसमें? फर्स्ट प्लेट इज वर्टेक्स, सेकेंड प्लेट इज फ्रांस, थर्ड प्लेट is Clypeus, fourth plate is Zeni, इसको चिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में 6 सेगमेंट हो गए, और ये 6 सेगमेंट 6 प्लेटों के द्वारा ढके हैं। इसमें वर्टेक्स जो है इनकी संख्या 2 होती है, फ्रांस की संख्या 1 होती है, क्लाइपियस की संख्या 1 होती है, और जीनी की संख्या 2 होती है। तो टोटल काउंटिंग है वो 6 आएगी, 2 वर्टेक्स, 1 फ्रांस 3, 1 क्लाइपियस 4, 2 जेनी 6। तो 6 यहाँ पर इंटरनल सेगमेंट हो गए, और ये इंटरनल सेगमेंट 6 बाह्य प्लेटों के द्वारा, काइटिनाइज प्लेटों के द्वारा ढके हुए हैं। इनकी संख्या भी 6 है, वैरायटी इनकी 4 है। अब ये प्लेटें हैं टोटली स्क्लेरोटाइज्ड हैं, टोटली काइटिन की बनी है, बहुत हार्ड होती है, और डेवलपमेंट के दौरान इन प्लेटों का फिर क्या होता है? फ्यूजन होता है। जिस तरह अपने छोटे बच्चे में कपाल में जो हड्डियाँ होती है, कपाल में हड्डियाँ स्टार्टिंग में मेम्ब्रेनस प्रकार की है, कलाजात अस्थियाँ हैं, कागज़ की तरह पतली है। जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ये स्केलेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने से इनके बीच में पतली धारी है वो दिखाई देगी। है जिस तरह ये मेरे हाथ आप देख रहे हो, है मेरे हाथ में दोनों हथेलियाँ जहाँ पर मिल रही है उसके बीच में आप देख रहे हो खांच डेवलप हो गई। अब ये खांच है, ये सूचर है, इनको सूचर भी बोल सकते हैं, इनको सल्कस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हेड में जितने भी जो प्लेटें होंगी उन प्लेटों के फ्यूज़न से क्या होगा? 2 प्लेटों के बीच में बहुत पतली धारी है वो दिखाई देती है, उस धारियों को सूचर के नाम से या सल्कस के नाम से जाना जाता है। अब इन प्लेटों को फिगर के रूप में मैं रिप्रेजेंट करूँगा, ग्राफिकल फिगर के रूप में, बहुत ही ईजी और अंडरस्टेबल मैनर में डायग्राम के द्वारा। तो ये हेड कैप्सूल की प्लेटों के 2 डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं। ये तो इसका फ्रंटल व्यू है, और ये लेटरल साइड से व्यू है। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि हेड कैप्सूल जो होता है वो 4 प्लेटों के द्वारा ढका होता है, जिसमें वर्टेक्स ये एक जोड़ी होती है, फ्रांस ये सिंगल होता है, क्लाइपियस ये भी सिंगल होती है, और जेनी ये 2 होती है। तो कुल मिला के इसमें 6 जो है 6 स्क्लेराइट या 6 प्लेटें इसके अंदर है। हाँ, अब इसके अंदर दोनों कंपाउंड आई के बीच में जो प्लेट होती है, इस प्लेट को वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। दोनों वर्टेक्स उल्टे वाई के आकार के, ये देख रहे हो, ये उल्टे वाई के आकार के सूचर के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहती है। इस सूचर को एपिक्रेनियल सूचर के नाम से जाना जाता है। इस सूचर के भी 2 पार्ट हैं। इसका ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको तो बोलते हैं कोरोनल सल्कस या कोरोनल सूचर, और इसका जो बाइफर्केट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर। इस वर्टेक्स में दोनों तरफ एक एक कंपाउंड आई होगी। कंपाउंड आई के जस्ट नीचे एंटीनल सॉकेट होता है। इस एंटीनल सॉकेट से लंबी एंटीना जो होती है वो निकली रहती है, और इसकी डोर्सल सरफेस के ऊपर डोर्सल ओसिलाई है। कंपाउंड आई है वो तो एक एक जोड़ी होती है, लेकिन ओसिलाई है वो सिंगल होती है, ये युग्मित नहीं होती है, पेड रोप में नहीं होती है। तो इसको मैंने नीले रंग में जो दिखाया है, तो यहाँ पर ये जो है ये डोर्सल ओसिलाई है,
ये जो है ये वेंट्रल ओसिलाई है। तो ये दो वर्टेक्स प्लेट और हेड कैप्सूल की सबसे बड़ी प्लेट होती है। दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से उल्टे वाई के आकार के सूचर के द्वारा सेपरेट रहती है। इसको एपिक्रेनियल सूचर के नाम से जाना जाता है। इसकी सेकंड जो प्लेट है दैट इज़ फ्रॉन्स। फ्रॉन्स का था फ्रंटल है, जैसे अपना माथा है फ्रंटल एरिया। तो इंसेक्ट के हेड का सबसे आगे वाला जो पार्ट है वो फ्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। और ये फ्रॉन्स जो प्लेट होती है दोनों वर्टेक्स के बीच में होती है, वर्टिकल होती है और थोड़ी ये उल्टी बेल के समान होती है। इसके अंदर एक मीडियन ओसिलाई है, ये पाई जाती है। तो यहाँ पर कंपाउंड आई एक जोड़ी होगी, एंटीना एक जोड़ी होगी, ओसिलाई इसमें 3 हो गई है, जिसमें 2 डोर्सल है, एक मीडियन है। अब फ्रॉन्स के नीचे जो प्लेट है दैट इज़ क्लाइपियस। और क्लाइपियस प्लेट जो है ये रेक्टेंगुलर टाइप की होती है। फ्रॉन्स और क्लाइपियस के बीच में जो सूचर होता है, इस सूचर को फ्रंटोक्लाइपियल सूचर के नाम से जाना जाता है। और क्लाइपियस के जस्ट नीचे लेब्रम होती है और लेब्रम के दोनों तरफ जो है वो मैंडिबल्स पाई जाती है। अब यहाँ पर फ्रॉन्स और क्लाइपियस इसके बीच में क्या होंगे, 2 सूक्ष्म छिद्र हैं। इन छिद्रों को बोलते हैं एंटीरियर टेंटोरियल पिट। इन एंटीरियर टेंटोरियल पिट में क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है, अंतर्वलन होता है। और इन्वेजिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है वो हेड कैप्सूल का अंतःकंकाल बनाती है। तो इंसेक्ट में हेड के अंदर एंडोस्केलेटन मिलता है, थोरैक्स के अंदर एंडोस्केलेटन मिलता है, एब्डोमेन के अंदर एंडोस्केलेटन नहीं मिलता है। एब्डोमेन का जो पैटर्न है वो टेलीस्कोपिक होता है। जिस तरह टेंशन में देखोगे एंटीना निकलती है, एंटीना का नीचे वाली जो ग्रिल है वो चौड़ी है, उसके ऊपर और संकरी है, उसके ऊपर और संकरी है। तो एक रोड है वो दूसरी रोड के अंदर क्या फिट होती है। उसी तरह पूरे एब्डोमेन का जो पैटर्न है वो टेलीस्कोपिक टाइप का है। एब्डोमेन सिकुड़ता है तो छोटा हो जाता है, एब्डोमेन एक्सपेंड होता है तो वो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसके अंदर ये फ्रंटल व्यू का जैसे हेड कैप्सूल का डायग्राम दिखाया है इसमें। तो इसके अंदर एक जोड़ी वर्टेक्स होगी, एक फ्रॉन्स हो गया 3, एक क्लाइपियस हो गया और 2 इसके अंदर जेनी है, ये साइड के अंदर है। इसको गालों के रूप में भी जाना जाता है। और जेनी के अंदर भी कई बार क्या होता है, एक सूचर जैसे डेवलप हो जाता है, सबजेनल सूचर। इस सबजेनल सूचर के द्वारा इसमें 2 एरिया है वो डेवलप हो जाती है। ऊपर वाली एरिया जेनी के नाम से जानी जाती है और नीचे वाली एरिया सब जेनी के नाम से जानी जाती है। तो ये फ्रंटल व्यू में एक हेड कैप्सूल के मेन स्क्लेराइड्स। अब इन स्क्लेराइड्स को आप लेटरल साइड से यदि देखो, ये हेड का जैसे लेटरल साइड से डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो लेटरल साइड में आप देख रहे हो ये कंपाउंड आई के जस्ट आगे एंटीना है। एंटीना के चारों ओर जो सर्कुलर सूचर होता है इसको सर्कम-एंटिनल सूचर के नाम से जाना जाता है। और ये इसके अंदर सब ऑक्यूलर सूचर है, इसके पीछे जेनी है और ये एंटीरियर टेंटोरियल पिट है। ये मैंडिबल्स हैं, मैंडिबल्स के पीछे इसमें मैक्सिली है, इसके पीछे लेबियम है। अब यहाँ पर हेड और थोरैक्स, इसके बीच में क्या होगी, गर्दन होती है इंसेक्ट की। तो गर्दन वाला जो पार्ट है ये मेम्ब्रेनस होता है, ये स्क्लेरोटाइज नहीं होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेनस रीजन्स में इसकी जो ऑरल कैविटी जो होती है उसकी ओपनिंग इसके अंदर ये पाई जाती है। तो ऑरल ओपनिंग के ऊपर के जो पार्ट होंगे वो तो प्री ऑरल सेगमेंट्स के नाम से जाने जाएंगे और इसके नीचे वाले जो पार्ट है वो पोस्ट ऑरल सेगमेंट के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन गर्दन के पीछे आप देख रहे हो इसके अंदर 2 मेन एरिया है, एक तो ऑक्सीपुट, इसके जस्ट पीछे होती है पोस्ट ऑक्सीपुट। तो हेड कैप्सूल और ऑक्सीपुट, इसके बीच में जो सूचर होगा इसका ऑक्सीपिटल सूचर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह ऑक्सीपुट और पोस्ट ऑक्सीपुट के बीच में जो सूचर होता है इसको पोस्ट ऑक्सीपिटल और पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर के नाम से जाना जाता है। और नेक मेम्ब्रेन है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है नेक मेम्ब्रेन। और ये जो पोस्ट ऑक्सीपुट, इसके बेसल पार्ट में यानी थोड़ा नीचे की तरफ इसमें पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट जो होगा वो पाया जाएगा। तो हेड कैप्सूल में 2 गड्ढे हो गए, एक तो एंटीरियर टेंटोरियल पिट, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है ATP के नाम से,
हालांकि ये कोई एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं है, शॉर्ट में एटीपी मीन्स एंटीरियर टेंटोरियल पिट, और पीछे ये है पीटीपी यानी पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट। इन दोनों गड्ढों के अंदर इन्वेजिनेशन होता है, और इन्वेजिनेशन से जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो स्ट्रक्चर हेड कैप्सूल की मांसपेशियों के लिए अटैचमेंट साइट का काम करती है, और ये इसके अंतःकंकाल के रूप में रिप्रेजेंट होती है। तो ये जो पार्ट है ये तो बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन, और इसके नीचे अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इसके एंडोस्केलेटन के रूप में रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर दो पार्ट मैंने आपसे शेयर किए हैं, एक तो हेड का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 6 सेगमेंट का बना हुआ है, और ये 6 सेगमेंट दिन काइटिनस प्लेट के द्वारा ढके हैं। ये इसका हो गया एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भी टोटल 6 सेगमेंट हैं, और एक्सोस्केलेटन के अंदर भी टोटल 6 प्लेटें हैं, लेकिन संख्या उनकी 4 है, वैरायटी 4 है, संख्या 6 है। वर्टेक्स इसमें एक जोड़ी है, फ्रॉन्स सिंगल है, क्लाइपियस सिंगल है, और चिक या जैनी जो होती है ये इसके अंदर 2 होती है। पोजीशन ऑफ हेड, इंसेक्ट के हेड की पोजीशन रेस्ट ऑफ बॉडी के साथ कैसी है, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो यूज में लिए जाते हैं। पहली सिचुएशन इसमें होती है प्रोगनेथस। प्रोगनेथस पोजीशन में क्या होगा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन ये तीनों एक सीध में ही होते हैं। जैसे ये हेड, हेड के जस्ट सीध के अंदर थोरैक्स है, और थोरैक्स के सीध के अंदर एब्डोमेन है। दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स, दिस इज एब्डोमेन। तो यहाँ पर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन ये तीनों 180 डिग्री के डायरेक्शंस में हैं, और इस तरह की जो पोजीशन होती है बीटल्स में पाई जाती है। कोलियोप्टेरा के जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये सिचुएशन पाई जाती है। सेकंड जो पोजीशन है ये कहलाती है हाइपोगनेथस। और हाइपोगनेथस पोजीशन में क्या होगा, हेड और थोरैक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। दिस इज एब्डोमेन, दिस इज थोरैक्स, दिस इज हेड। तो यहाँ पर हेड और थोरैक्स इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और इस तरह की जो हेड पोजीशन होती है ये ग्रास हॉपर्स में पाई जाती है। तीसरी जो पोजीशन है ये होती है ओपिस्थोगनेथस। और ओपिस्थोगनेथस में क्या होगा, हेड जो होता है वो बॉडी की तरफ थोड़ा बेंड होता है, दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स, दिस इज एब्डोमेन। तो यहाँ पर हेड और थोरैक्स के बीच में जो एंगल है ये थोड़ा भीतर की तरफ ये थोड़ी बेंड होती है, और इस तरह की जो सिचुएशन होती है ये बग्स में पाई जाती है। तो इंसेक्ट में हेड पोजीशन मुख्यतया 3 प्रकार की होगी। प्रोगनेथस टाइप, जिसके अंदर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन तीनों एक लाइन में है 180 डिग्री के पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन है हाइपोगनेथस, इसमें क्या होगा, हेड और थोरैक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये ग्रास हॉपर्स में पाई जाती है। और तीसरी पोजीशन ओपिस्थोगनेथस, इसमें क्या होगा, हेड जो होता है वो बॉडी की तरफ, थोरैक्स की तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है, और यहाँ पर जो एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री नहीं है,
यहाँ पर एंगल है वो 90 डिग्री से कम ही मिलेगा। अब ये जितनी भी सिचुएशंस हैं तीनों, ये फिर दो दो टाइप की और हो सकती है। कई बार मुखांगों की जो अपेंडेजेज हैं वो बाहर निकले रहते हैं, हेड कैप्सूल से एकदम क्लियर कट दिखाई देते हैं। कई बार ये उपांग छिपे रहते हैं, कंसील रूप में रहते हैं, बाहर से क्लियर कट दिखाई नहीं देते हैं। तो यदि सारे मुखांगों के जो मेन अपेंडेजेज यदि एक्सटर्नली क्लियर कट आपको दिखाई दे तो ये स्थिति कहलाती है एक्टोग्नेथस। एक्टोग्नेथस, तो एक्टोग्नेथस में क्या होगा, माउथ पार्ट्स हैं, दे प्रोट्रूड आउटसाइड द हेड कैप्सूल, यानी हेड कैप्सूल से बाहर की तरफ निर्देशित हैं, बाहर की तरफ निकले हैं। और यदि मुखांग हेड कैप्सूल के अंदर छिपे हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये स्थिति कहलाती है एंडोग्नेथस। व्हेन माउथ पार्ट्स हिडन इनसाइड द हेड कैप्सूल and they are not clearly visible, then this situation is called endognethus। तो कुल के ये हेड पोर्शन के बारे में एक शॉर्ट समरी। तो हेड पोर्शन तीन तरह की होगी, प्रोग्नेथस, हाइपोग्नेथस, ऑपिस्थोग्नेथस। और हेड यदि क्लियर कट बाहर दिखाई दे रहे हैं तो एक्टोग्नेथस, और अंदर छिपे हैं हेड कैप्सूल में तो ये क्या कहलाएगा, एंडोग्नेथस। अब इसका बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है एंडोस्केलेटन। हेड कैप्सूल का नेक्स्ट जो पार्ट है वो एंडोस्केलेटन के रूप में। अभी जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर दो गड्ढे होते हैं, दो सॉकेट होते हैं। एक तो एंटीरियर टेंटोरियल पिट जिसको एटीपी के रूप में मैंने रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट, इसको पीटीपी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो ये एंटीरियर टेंटोरियल पिट और पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट, इन दोनों में क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है, अंतर्वलन होता है। और इन्वेजिनेशन होने से जो स्ट्रक्चर्स बनेगी इसके अंदर, वो स्केलेटन इसमें अंतःकंकाल का या एंडोस्केलेटन का कार्य करती है। अब इसके अंदर चार भुजाओं की उत्पत्ति होगी इसके अंदर। एक तो भुजा होती है इसके अंदर एंटीरियर आर्म या अग्र भुजा। एंटीरियर आर्म जो है इसकी उत्पत्ति होती है एंटीरियर टेंटोरियल पिट से। पोस्टीरियर आर्म जो होती है इसकी उत्पत्ति होती है पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट से। और कॉर्पोरो टेंटोरियम जो होता है इसकी उत्पत्ति होती है पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट के पीछे एक हॉरिजॉन्टल रिज के रूप में। और चौथी जो डॉर्सल आर्म है, इससे डॉर्सल आर्म की उत्पत्ति होती है इस रीजन से। तो यहाँ पर ये जो एंटीरियर भुजा है, पोस्टीरियर भुजा है, ये आपस में क्या कनेक्टेड रहती है, और इनसे दो हॉर्न के रूप में, दो सींग के रूप में, वर्टिकल प्रोजेक्शंस के रूप में ये दो भुजाएं निकलती हैं, और इन भुजाओं को डॉर्सल टेंटोरियल आर्म के नाम से जाना जाता है। अब इस तरह का जो अंतःकंकाल होगा ये इंसेक्ट में हेड में मिलता है और थोरैक्स मिलता है, क्योंकि थोरैक्स में टांगे होती है, पंख होती है, और पंखों के अंदर फ्लाइट मैकेनिज्म होती है, अपवर्ड स्ट्रोक होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है। इसके अलावा उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। तो मांसपेशियों के अटैचमेंट के लिए ये एक तरह से साइट का काम करती है। तो ये एक शॉर्ट में इसका एंडोस्केलेटन। तो हेड पोजीशन के बारे में चर्चा हो गई है, इंसेक्ट के एंडोस्केलेटन के बारे में चर्चा हो गई है, इंसेक्ट के बाह्य कंकाल के रूप में चर्चा हो गई है, और हेड की फॉर्मेशन में जो सेगमेंट पार्टिसिपेट करते हैं जैसे प्री एंटीनल सेगमेंट, एंटीनल सेगमेंट, इंटरकैलरी सेगमेंट, मैंडिबुलर सेगमेंट, मैक्सिलरी सेगमेंट और लेबियल सेगमेंट। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है इसका स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन या ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हेड कैप्सूल में जैसे मैंने आपको बताया, हेड कैप्सूल में सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कंपाउंड आई एक जोड़ी, एंटीना एक जोड़ी, तीन इसके अंदर सिंपल आई है जिसको ऑसिलाई बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर माउथ पार्ट्स हैं। माउथ पार्ट्स के अलावा इसमें एक्सोस्केलेटन है स्क्लेराइड्स के रूप में। तो इन सभी रचनाओं का ऑरल कैविटी के सापेक्ष, यानी माउथ की जो बकल कैविटी है, प्री ऑरल जो बकल जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग के सापेक्ष इन रचनाओं का अरेंजमेंट कैसे होगा वो इसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और उसको मैं केवल लाइन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा अलग अलग कलर की चौक के द्वारा, और काफ़ी सुंदर अभिव्यक्ति होगी।
और ये स्माइली के रूप में, आजकल जो मॉडर्न जो किताबें हैं उसमें स्माइली के रूप में इन का रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक का लास्ट पार्ट हुआ है, दैट इज़ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस अपेंडेजेस ऑफ हेड कैप्सूल। ये एक हेड कैप्सूल की सभी रचनाओं का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन दिखाया है। इसमें कुछ रचनाएं माउथ के ऊपर है, कुछ रचनाएं माउथ के नीचे हैं। माउथ के ऊपर जो रचनाएं हैं उनमें जनरली एपी शब्द का यूज़ किया जाता है, और माउथ के नीचे जो होती है वो उसमें हाइपो शब्द का यूज़ किया जाता है। और ये अलग अलग कलर की चौक से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें एब्रीवेशन के रूप में वाइट कलर में जो वाइट चौक से जो लिखा गया है ये सारे माउथ पार्ट्स हैं, ये मुखांग है। येलो कलर में जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है ये सारी बाह्य कंकाल की रचनाएं हैं, इनको स्क्लेराइट्स भी बोलते हैं। और ग्रीन चौक से मैंने जो इंडिकेशन किया है ये संवेदी रचनाएं हैं, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। और नीले रंग में जो पार्ट है ये हेड और थोरैक्स के बीच का जॉइंट वाला रीजन है। तो ये पूरा इसके अंदर डिटेल है। अब माउथ के ऊपर आप एपीफेरिंक्स हैं, लेब्रम है, माउथ के नीचे हाइपोफेरिंक्स हैं, लेबियम है, इधर राइट मैंडिबल है, उधर लेफ्ट मैंडिबल है, इधर राइट मैक्सिली है, उधर लेफ्ट मैक्सिली है। इसमें येलो कलर में जो है ये एक्सोस्केलेटन के पार्ट हैं, जिसमें राइट जेनी एंड सबजेनी, इसी तरह लेफ्ट जेनी एंड सबजेनी, क्लाइपियस, फ्रांस, वर्टेक्स। वर्टेक्स है, इसमें ये डबल होती है, संख्या 2 होती है। फ्रांस सिंगल होता है, क्लाइपियस सिंगल होता है, जेनी है ये डबल होती है। तो कुल मिला के 6 इसके अंदर ये स्क्लाइट हो गए। और ग्रीन चौक से जो मैंने इंडिकेशन दिया है ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो हेड कैप्सूल में एक जोड़ी कंपाउंड आई होती है, राइट कंपाउंड आई, लेफ्ट कंपाउंड आई। 3 इसके अंदर सिंपल ओसिलाई होती है, सिंगल ओसिलाई जो अनपेड होती है, जिसमें एक राइट ओसिलाई, एक मीडियन ओसिलाई जो कि फ्रांस में पाई जाती है, और लेफ्ट ओसिलाई जो कि वर्टेक्स में पाई जाती है, और राइट एंटीनी, लेफ्ट एंटीनी। तो ये पूरे हेड ऑर्गेनाइजेशन का एक नट सेल में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन या इसका ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको एक फिगर के रूप में भी जो बच्चे आर्टिस्टिक हैं, जो क्रिएटिव माइंड के हैं, वो इन सभी रचनाओं को एक सर्किल जैसे आप बना ले पेंसिल से, और उसके अंदर माउथ को जैसे रिप्रेजेंट करके, और अलग अलग जो पार्ट हैं इनके अलग अलग आप सिंबल काम में ले सकते हो, कोई डिजाइन काम में ले सकते हो। है जैसे मान लिया एंटीना है, उसको आप जैसे कोई स्टार के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, एंटीना है उसको आपने जैसे फिलामेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जिस तरह मोबाइल में स्माइली जैसे अपन फॉरवर्ड मैसेज के लिए, टेक्स्ट मैसेज के लिए काम में लेते हैं, उस तरह स्माइली के रूप में भी इस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बढ़िया फिगर है वो बन सकता है। लेकिन ये क्रिएटिव माइंड के बच्चे हैं वो इसको डेफिनेटली इसको कर लेंगे। तो ये ओवरऑल नट सेल में हेड मॉर्फोलॉजी का आज का ये अपना डिस्कशन। तो एक बार शॉर्ट में मैं फिर बता दूं, हेड की जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियन डेवलपमेंट के दौरान टोटल 20 सेगमेंट्स होते हैं। पहले 3 सेगमेंट प्रोसिफेलॉन बनाएंगे, उसके बाद के 3 सेगमेंट ग्नेथोसिफेलॉन बनाएंगे, उसके बाद के 3 सेगमेंट हैं वो थोरैक्स की फॉर्मेशन करते हैं, और लास्ट के जो 11 सेगमेंट हैं वो एब्डोमेन की फॉर्मेशन करते हैं। हेड कैप्सूल के अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में 6 सेगमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको प्री एंटीनली सेगमेंट, एंटीनल सेगमेंट, इंटरकैलरी सेगमेंट, मैंडिबुलर सेगमेंट, मैक्सिलरी सेगमेंट और लेबियल सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। ये 6 इंटरनल जो सेगमेंट हैं ये 6 बाह्य कंकाल की प्लेटों से ढके रहते हैं। बाह्य प्लेटों की संख्या 6 होती है, लेकिन वैरायटी उनकी 4 ही है, जिसके अंदर वर्टेक्स है, फ्रांस हैं, क्लाइपियस हैं, जीनी है, सबजीनी है, और इसके अलावा इसमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सेंसरी ऑर्गन में जैसे कंपाउंड आई होगी, एंटीना होगी, ओसिलाई होगी, और इसके अलावा इसके अंदर माउथ पार्ट्स हो गए, मुखांग हो गए। तो मुखांग के अंदर जैसे मैंडिबल्स हो गया, लेब्रम हो गया, एपीफेरिंक्स हो गया, हाइपोफेरिंक्स हो गया, लेबियम हो गया, मैक्सिली होगी। तो एक जनरल माउथ पार्ट्स में 6 तरह की रचनाएँ होती है, और हेड और थोरैक्स के बीच में जो गर्दन होती है उस गर्दन वाले रीजन के अंदर ऑक्सीपोर्ट मिलता है, पोस्ट ऑक्सीपोर्ट मिलता है, मेम्ब्रेनस जॉइंट मिलता है। तो ये एक नट सेल में इस हेड कैप्सूल का ये
डिस्क्रिप्शन। और मैं आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। इस व्याख्यान को आप 2-3 बार सुने, क्योंकि एंटोमोलॉजी है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आता है। तो जहाँ तक मैंने कोशिश की, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और एक बार मैं पुनः हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आप सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।